अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से है? हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, कुछ बेसिक वगैरह पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे बच्चा लोग ये बताओ कि जितनी भी कंपनी है, सब कंपनी को प्रॉफिट ही होता है क्या? नहीं। मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनी है ना जिसको लॉस भी होता है। अभी हाँ, लॉस भी होता है। हाँ, लॉस होने के तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस है कि कंपनी को क्यों लॉस हो जाता है करके। चलो, दिख रहा है ना अभी आपको? हर कंपनी को प्रॉफिट होता नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिसको लॉस का भी सामना करना पड़ता है। अभी लॉस होता क्यों है कंपनी को? ऐसे बहुत सारे रीजंस है हमारे पास। जैसे कि कंपनी का जो है वो नया प्रोजेक्ट है, उसको सेट होने टाइम लग रहा है, या उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम क्या है, कम है। बराबर ना? इनकम बहुत कम है और एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा हो, तो कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ सकता है। या तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, वो बराबर नहीं होंगे, इसके लिए जो है कंपनी में गड़बड़ हो रही है। या तो कंपनी ने क्या किया हुआ है, ओन फंड कम रखा हुआ है, ओड फंड ज्यादा रखा हुआ है। ओन फंड का मतलब क्या है? खुद का पैसा कम लगाया है और बाहर का पैसा ज्यादा लिया। अब जब बाहर का पैसा ज्यादा लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? सामने वालों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिवेंचर से पैसा लिया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक से पैसा लिया तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पब्लिक डिपॉजिट से अगर पैसा उठाया है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो उसको भी अपने को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और अगर आपकी कमाई बराबर नहीं है तो आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, जिससे आपकी लाइबिलिटी और डेब्ट क्या होते जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये कंपनी को बराबर है ना, लॉस होने के कई रीजन होते हैं। बराबर है। अच्छा चलो बच्चा लोग, मुझे ये बताओ कि टाइप्स ऑफ असेट्स किस किस को पता है? टाइप्स ऑफ असेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स जैसे फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, कितने टाइप के असेट्स ये भी बता दो मुझे। फिक्स्ड और वेरिएबल सर। अच्छा, फिक्स वेरिएबल है। और कोई? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप गलत बोलेंगे तो मैं और अच्छे से समझा करंट दूंगा। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो, अगर हमने 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फिक्स असेट्स है ना, जो टाइप्स ऑफ असेट्स है, वो फिक्स असेट्स लिखा हुआ है, एक्चुअली में टाइप्स ऑफ असेट्स है। टाइप्स ऑफ असेट्स हमारे पास पांच है बेटा। कितने हैं? पांच है। मतलब 5। पहला क्या है? फिक्स असेट्स। दूसरा क्या है? एग्जैक्ट। करंट असेट्स। करंट एसेट्स। तीसरा क्या है? टेंजिबल असेट्स। चौथा टैंजिबल। क्या है? इंटेंजिबल असेट्स। याद आ रहा है सब? ये बचपन में पढ़ के आए अपन, कॉमर्स के बचपन में। हाँ सर, अभी याद आ रहा है। और लास्ट क्या है हमारे पास? लास्ट नाम फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स। देखो, आप लोगों को फिक्स एसेट्स का तो मतलब मालूम है। फिक्स एसेट्स का मतलब बताइए। जो बिजनेस में हम लोग क्या करने वाले, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाले, उसको बेचने वाले नहीं है। जनरली उसका नहीं है। टर्म क्या है? जनरली 1 साल के ऊपर यूज करेंगे तो वो फिक्स एसेट्स कहलाता है। करंट एसेट्स का मतलब जो बिजनेस में थोड़े समय के लिए रहेंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए रहेंगे, उसको हम लोग शॉर्ट क्या टर्म। बोलते हैं? करंट एसेट्स। अच्छा, टेंजिबल का मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन महसूस भी कर सकते हैं, उसमें फिक्स एसेट्स भी आता है और करंट एसेट्स भी आता है। इंटेंजिबल का मतलब क्या है? नहीं दिखता। हाँ, गुडविल देख जैसे। नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। और फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या है बच्चा लोग? ये कौन सा एसेट है फिक्टिशियस एसेट? फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स है जो एसेट्स है ही नहीं। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सा हाँ। एसेट्स है बेटा? जो एसेट्स है ही नहीं, उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो एसेट्स है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, फिक्स एसेट्स के कोई एग्जांपल बताओ बच्चा लोग। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट लैंड एंड एंड मशीनरी, बिल्डिंग। फर्नीचर एंड पिक्चर, मोटर फर्नीचर। कार, कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे सामने। करंट असेट्स के एग्जांपल क्या है? स्टॉक है, डेटा है, बिल कैश। रिसीवेबल है, कैश और बैंक है, और भी बहुत सारे। टेंजिबल में हमारे पास फिक्स असेट्स भी आ जाता है और करंट असेट्स भी आ जाता है, बराबर ना? हाँ। हाँ। इनटेंजिबल के एग्जांपल क्या है? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल। ट्रेडमार्क। बराबर। ये सब हाँ। है हमारे सामने। अच्छा, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स में हम लोग क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर। हाँ, वेरी गुड। देखो, मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने पूरा लिस्ट बना के दिया है। कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, शेयर इशू एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर है, डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर है, हैवी एक्सपेंडिचर है, अंडर राइटिंग कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। देखो सुनो बच्चा लोग, अभी टाइप्स ऑफ असेट्स में 5 तरह के असेट्स है। फिक्स असेट्स का मतलब मालूम पड़ गया, करंट का भी मालूम है, टेंजिबल के मालूम है, इंटेंजिबल के मालूम है। फिक्टिशियस को हम लोग पढ़ के आए, लेकिन शायद तुम लोग थोड़ा भूल गए। फिक्टिशियस का मतलब होता है इमेजिनरी। फिक्टिशियस का मतलब क्या है बच्चा लोग? हाँ।
इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या बेटा, कि हम लोग ने इसको इमेजिन किया वो असेट्स है, लेकिन एक्चुअली में असेट्स नहीं है। नहीं। आपको बात समझ में आ रही है ना बच्चा लोग? हाँ। यस सर। अच्छा, उसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं बताओ? जो कंपनी ने जो भी बड़ा खर्चा किया है उसको हम लोग को कहाँ लिखना पड़ता है? फिक्टिशियस असेट्स में। सर ऐसा क्यों? अगर हम लोग एक्सपेंसेस को तो एक्सपेंसेस में लिखना चाहिए, फिक्स असेट्स में क्यों लिख रहे हैं, या असेट साइड में जाके क्यों लिख रहे हैं? बराबर ना? अच्छा सुनो, मैं अगर आपको एक बात बोलूँ, समझो कंपनी ने एक हैवी एक्सपेंडिचर किया है, कुछ भी बोल रहे हैं, शेयर इशू करने के टाइम या कंपनी फॉर्मेशन करने के टाइम वगैरह वगैरह, अगर उसको बहुत बड़ा खर्चा किया और उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, दोनों बातें हो सकती है। लॉस को देखो, यहाँ पे लास्ट आइटम दिख रहा है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसको कहाँ लिखती है? अंडर दी हेड रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन जब कंपनी को लॉस होता है तो उसको कहाँ लिखना पड़ता है? अंडर दी हेड फिक्टिशियस एसेट्स। का और एक नाम क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और एक नाम क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये जो दिख रहा है ना आपको, वो प्रॉफिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। कौन सा वाला है ये? लॉस वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर समझो कंपनी को कोई बहुत बड़ा खर्चा किया या बहुत बड़ा लॉस हो गया और उसने उसको पीएनएल के डेबिट में बता दिया, कहाँ बता दिया बच्चा लोग? पीएनएल के डेबिट में बता दिया। तो मुझे बताओ, उस साल देखो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर का मतलब कितना खर्चा किया लोग ने? 10 लाख रुपया खर्चा किया। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके 10 लाख रुपया बताऊंगा, जो कि बहुत ही हैवी एक्सपेंडिचर है, तो बिजनेस में उस साल एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिख रहा है आपको? प्रॉफिट कम हाँ भी हो सर। जाएगा, और प्रॉफिट इतना कम भी हो सकता है कि आपको लॉस में भी लेके चले जाए, नेगेटिव बैलेंस भी आ जाए, क्योंकि आपने एक हैवी एक्सपेंडिचर कहाँ लिख दिया जा करके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो कंपनी क्या करती है मालूम है क्या? कंपनी का जो पॉलिसी वो क्या, जरा समझने की कोशिश करो। अगर उसने एक पॉलिसी बनाया कि ये जो एक बहुत बड़ा खर्चा है 10 लाख का, इसको समझो 10 साल में राइट ऑफ करना है। कितने साल में राइट ऑफ करना है बच्चा लोग? 10 साल में। तो वो क्या करेंगे, इस अमाउंट को लेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। तो बताओ कितना है? 1 लाख। बराबर ना? इसी तरह से अगर उसको समझो 5 साल में राइट ऑफ करना है ये खर्चे को, राइट ऑफ का मतलब क्या है? खत्म करना है, कैंसिल करना है, धीरे धीरे इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे पीएनएल में ट्रांसफर करना है, उसको राइट ऑफ करना बोलते हैं। अगर उसको 5 साल में राइट ऑफ करना है तो डिवाइड बाय कितना करेंगे? वो 5। तो कितना आ जाएगा फिर? 2 लाख आ जाएगा। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा 5 साल में क्या हो जाएगा? वो राइट ऑफ हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट 10 लाख को पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके नहीं लिखती, पहले देखो जाके कहाँ लिखी है वो। दिख रहा है आपको? बैलेंस शीट में कौन से हेड के अंदर लिखी? फिक्टिशियस एसेट्स में क्या लिखी? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। कितना लिखी? 10 लाख रुपया। अब कंपनी के समझो उसने पॉलिसी बनाई है कि इसको हम लोग 10 साल में आराम आराम से राइट ऑफ कर देंगे। तो एक साल का कितना आया था हमारे को? 1 लाख। देखो यहाँ से हम लोग ने इसको क्या कर दिया? लेस राइट ऑफ कर दिया 1 लाख। फिर ये जो 9 लाख है वो तो बाहर चला जाएगा ऑर्डर कॉलम में। फिर ये 1 लाख को कहाँ लेके जाएंगे बच्चा लोग बताओ? पीएनएल में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेके जाएंगी। कितना लाख रुपया? 1 लाख रुपया। बोलो, इससे पहले वाले स्लाइड में मैं क्या कर रहा था? मैं पीएनएल के डेबिट में कितना लाख रुपया बता रहा था? 10 लाख रुपया। अब मैं कितना लाख रुपया बता रहा हूँ? 1 लाख रुपया। कुछ फर्क है दोनों में? वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ जा रहा था। इसके लिए जो ऐसे खर्चे होते हैं जो मैंने एग्जांपल में बताया है, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, या कंपनी को जो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, या हैवी एक्सपेंडिचर है, या 4-5 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट का पैसा पे किया है, बराबर है ना, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सब खर्चे को कंपनी कहाँ पहले रिकॉर्ड करती है? फिक्टिशियस एसेट्स में। और उसको फिर धीरे 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 कहाँ लेके आती है बच्चा लोग? राइट ऑफ कर करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट डेबिट साइड। साइड में। आपको बात समझ में आ गई कि फिक्टिशियस एसेट्स को यहाँ ही क्यों लिखते हैं असेट साइड में आकर के? एक्सपेंसेस एक्चुअली में वो है एक्सपेंसेस है, लेकिन उसको हम मानते हैं कि इमेजिन करते हैं कि वो क्या है हमारा? फिक्टिशियस एसेट्स है करके। बात समझ में आ गई? पक्का? अच्छा, अब मुझे ये बताओ बच्चा लोग, इनटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल क्या क्या है? गुडविल, कॉपीराइट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह। पेटेंट। अच्छा देखो, अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या हमारे पास? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ऐसा हो सकते हैं। टेक्निकल नो हाउ वगैरह और भी बहुत सारे आइटम में हो सकते हैं। मुझे बताओ, कंपनी समझो ये एक्स लिमिटेड कंपनी, एक्स लिमिटेड अपना खुद का गुडविल 5 लाख का शो कर सकती है क्या? देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, आप बताओ। समझो स्माइल क्लासेस है, मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाया, वहाँ पे जाके मैंने बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल लिखा, और वहाँ जाके मैंने बता दिया कि मेरा गुडविल 1 करोड़ का है। ऐसा लिख सकते हैं कि? मुझे बताओ हाँ या नहीं।
हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, और बताइए, और कोई बच्चा? हाँ सर लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं। अच्छा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेटा लिख ही नहीं सकते। अभी तो कंपनी को तो अगर अगर ऐसी इजाजत दे दी हम लोग ने कि गवर्नमेंट ने या कंपनी एक्ट 2013 ने कि भाई आप जाके लिखो, आपको जितना भी गुडविल लिखना है, तो लोग तो कितना भी लिखेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ वगैरह वगैरह, या कैलकुलेट करके बताएंगे हमारा इतना गुडविल है। एक्चुअली में ये गुडविल जो है ना बेटा, उन लोगों का खुद का गुडविल नहीं होता है। जो बैलेंस शीट के एसेट साइड हमें नजर आता है ना, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, वो उन लोगों का खुद का वैल्यू नहीं होता एक्चुअली में। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम लोग किसी का बिजनेस खरीदते हैं और हम लोग जब उसको उसका गुडविल पे करते हैं, तो ये वो पैसा होता है। एक्चुअली में ये भी हमारे एक्सपेंसेस ही हैं। आप ध्यान दीजिए, तवज्जो फरमाइए, आपको मैं डिटेल में लेके जा रहा हूँ। 11th 12th में हमें लगता था ना कि हम गुडविल कैलकुलेट करके लिख देंगे, ऐसे ही कितना भी आया हमारे को कैलकुलेशन में, 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, कैपिटल मेथड, नॉर्मल मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड वगैरह वगैरह, हम लोग ने 11th 12th में पढ़ के आए हैं। लेकिन कंपनी क्या करती है, जब किसी का बिजनेस खरीदा या किसी का कॉपीराइट खरीदा या किसी का पेटेंट यूज किया वगैरह वगैरह, या ट्रेडमार्क खरीदा, और उसको हम लोग ने जो पैसा पे किया ना, एक्चुअली में वो ये होता है यहाँ पर जो लिखते हैं। और फिर इसको भी कंपनी क्या करती है, धीरे 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 क्या करती है, राइट ऑफ करती है। आपको मैं आज एक अलग ही एंगल से बैलेंस शीट को रीड करना सिखा रहा हूँ बच्चा लोग। अगर बैलेंस शीट में आपको ये दो चीजें नजर आती है, क्या क्या, इंटेंजिबल असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स, दिख रहा है आपको, फिक्टिशियस असेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, अगर बैलेंस शीट में ये दो चीजें ज्यादा है, इसका मतलब है कंपनी क्या है, खोखली कंपनी है। खोखली का मतलब समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली में ना ये असेट्स है ना ये असेट्स है। बात समझ में आ रही है? दोनों भी क्या है, हमारा खर्चा ही है एक हिसाब से। आपको बात समझ में आ रही है? यस अगर सर। बैलेंस शीट में दो चीज नजर आती है ज्यादा, क्या क्या, इंटेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स fictitious और asset। फिक्टिशियस एसेट्स, अगर वो ज्यादा फिक्टिशियस नजर आ रही है एसेट्स। तो उसका मतलब क्या रहेगा, बताओ बच्चा लोग? कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं। हाँ, कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं है, कंपनी बीमार है, उसके अंदर के पुर्जे क्या हो रहे हैं, दिल गुर्दा कलेजा जो भी है सब क्या हो रहा है, खराब हो रहा है कंपनी। बात समझ में आया क्या पक्का? तो देखो, जो ऐसी जो कंपनी है जो बेचारी बीमार हो चुकी है, जिसका क्या हो रहा है, धंधा एकदम डाउन होते जा रहा है, आपको यहाँ समझ में आया ना? देखो मैंने यहाँ बताया आप लोगों को, ये फिक्टिशियस एसेट्स में आपको यहाँ नजर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका मतलब क्या है बताओ? फिक्टिशियस एसेट्स में जो पहला आइटम मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका मतलब क्या है? लॉस। हाँ, कंपनी को जो लॉस होते जा रहा है वो कहाँ ट्रांसफर करते जा रही है? फिक्टिशियस एसेट्स में। फिक्टिशियस एसेट में। वेरी गुड। हाँ, बात समझ में आई ना? ये कंपनी है और इसको हमेशा हरदम क्या होते जा रहा है बेटा, उसका परफॉर्मेंस डाउन होते जा रहा, कंपनी की हालत खराब होती जा रही, उस इंटरनली वो क्या होती जा रही, एकदम खोखली होती जा रही, बीमार पड़ते जा रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं है, क्योंकि वो क्या, उसको हरदम क्या होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है। बात समझ आ रही है लॉस। तो बताओ, जब ऐसी कंपनी की हालत हो जाएंगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, गवर्नमेंट है, इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, डेबेंचर होल्डर है, क्रेडिटर है, बिल्स पेपर है, बैंक लोन है, वो लोग क्या बोलेंगे, चलो कंपनी मर रही, छोड़ दो, कंपनी को मरने देते हैं। कंपनी बंद होती है ना, कंपनी को बंद होते थे। आपको ध्यान में क्या आ रहा है मतलब? बंद तो नहीं होने दी। बंद तो नहीं होने देंगे, क्यों नहीं बंद होने देंगे? बंद हो जानते हो ना क्या फर्क पड़ता है सर, उन अगर लोग कम, का भी तो हाँ, लॉस हो जाएगा ना सर। वेरी गुड, यही पॉइंट आपको दिमाग में आना चाहिए था। अगर कंपनी बंद हो गई तो इक्विटी शेयर होल्डर के जो पैसे लगे वो डूब जाएंगे, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है ना, हाँ। लॉस होते जा रहा, प्रॉफिट हो रहा ही नहीं, ना डिविडेंड बढ़ रहा ना इंटरेस्ट बढ़ रहा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बढ़ते आ रहे, जो जो हम लोग इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, बराबर है ना? तो जो भी हमारी लाइबिलिटी है कंपनी की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, डेबेंचर होल्डर है, क्रेडिटर है, बिल्स पेपर है, बैंक लोन है, जितने लोग ने भी कंपनी में पैसा लगाया है वो लोग तो टेंशन में आ जाएंगे। अभी आप बैंक में पैसा रखो और आपको मालूम पड़ा कि बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, आपने समझो 5 लाख रुपया रखा है बैंक के अंदर, तो आपको टेंशन होगा नहीं होगा, अरे मेरे 5 लाख कहाँ गए? उसी तरह से जैसी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होते जाएगा, तो जो जिन्होंने भी कंपनी में पैसा लगाया उन लोगों को क्या होना शुरू हो जाएगा, टेंशन होना शुरू हो जाएगा। अब जब कंपनी की जब ज़्यादा ही हालत खराब हो जाती है, तो फिर एक मीटिंग बिठानी पड़ती है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि कंपनी को किस तरह से बचाया जाए। अच्छा, कंपनी को बचाना क्यों जरूरी है बताओ? तो उसमें पैसे लगे। हाँ, सबके पैसे लगे हुए हैं ना, तो लोग तो आगे डिस्कस करेंगे ना, एक मीटिंग तो बैठेगी ना कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग हैं ना बेटा, सबको मीटिंग में बुला, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे ना, मीटिंग बिठाएंगे, मीटिंग बिठा के क्या करेंगे ना, कि कंपनी को किस तरह से बचाया जाए उसका फैसला करेंगे।
बचाने के लिए कंपनी की जो भी हालात है वो पहले उसको लेके जाएंगे हम लोग कहाँ पर, BIFR में। बेटा कहाँ पे लेके जाएंगे? BIFR क्या होता है? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। उसके पास लेके जाएंगे तो हमारी कंपनी की हालत क्या हो गई, खराब हो गई। तो वो क्या करेगा ना, कंपनी को सलाह मशवरा करेगा कि देखो आपकी नई लाइबिलिटी कम होना चाहिए, आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, बराबर है, आपका एसेट्स रीवैल्यू होना चाहिए। उसको ये सब टर्म बताएगा वो। अगर आप लोग ने ये चीज कर ली तो आप कंपनी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ऐसा कौन बताएगा उसको? BIFR। फिर वो क्या करेगा ना, वापस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग सबको वापस बुलाएगा। देखो कौन कौन आ गया, सब दिख रहा है आपको। इक्विटी शेयर होल्डर भी आ गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बैठे हैं यहाँ पर, और क्रेडिटर भी है, बिल्स पेबल भी है, बैंक लोन भी है। सिर्फ लाइबिलिटी वाले को क्यों बुलाए, एसेट्स वाले को क्यों नहीं बुलाए? क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वाले देखिए को। जो जिस कंपनी जिसको भी पेएबल है उसी को बुला के बात करेगी ना, भाई ऐसा 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 है। अब बताओ कि कंपनी अब डिस्कस कर रही है, सबको कंपनी के हालात मालूम है, क्योंकि लोग इतने दिन से क्या नहीं मिल रहा है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड को उसका डिविडेंड नहीं मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं उसका मिल रहा। डिविडेंड नहीं मिल रहा है, बराबर ना, क्रेडिटर को उसका पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है उससे जो उधार लिया है कंपनी ने, बैंक को उसका बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं मिल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। सभी क्या है, टेंशन में, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है ना बच्चे लोग? पक्का? तो ये लोग सब बैठ के क्या करेंगे ना, मीटिंग करेंगे, मीटिंग में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे देखते हैं अभी, चलो आ जाओ। मैंने एक तुम्हारे सामने कुछ बैलेंस शीट बनाई। चलो कंपनी की हालत मैंने आपके सामने रख दिया। कंपनी की हालत को जरा सब बच्चे लोग रीड करो। इक्विटी शेयर ने कितना पैसा लगाया है? 4 4 लाख लाख। रुपया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ने कितना पैसा लगाया? 3 लाख। 3 लाख लगाया। डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को कितना पैसा दिया? कंपनी की लाइबिलिटी है 5 लाख की। 5। क्रेडिटर, हाँ क्रेडिटर ने कितना पैसा लगाया है? 7 लाख। 7 लाख। 7 लाख। बिल्स पेबल ने कितना लगाया? 2 लाख। बात समझ में आ रही है? 2 लाख। एक कंपनी इतने सारे लोगों को इतना पैसा देने का बाकी है। अच्छा कंपनी के असेट्स का जायजा लो आप, इसकी जायदाद का जायजा लो। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख है, फर्नीचर 3 लाख है, इनटेंजिबल जो गुडविल नजर आ रहा है 1 लाख, वो भी उसके ऊपर एक बोझ है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इन लोगों को देखो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है बैलेंस शीट में, क्योंकि उसने प्रॉफिट ही नहीं है, तो रिजर्व कहाँ से जमा करेगा? और उसको आपको के लिए आपको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट भी बोल सकते हो। उसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कंपनी को लॉस है वो नजर आ रहा है। कितने लाख का? 6 लाख का। अभी तो कोई 6 लाख। मीटिंग के अंदर ये बैलेंस शीट सबको दे दी गई है क्या? सबके हाथ में बैलेंस शीट, और मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है। आप यहाँ मीटिंग देखे थे ना बच्चे लोग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे और इन सबको बुलाया गया है, ये जो जो है हाँ। हमारे लाइबिलिटी वाले को डिस्कशन हो रहा है, सबसे बातचीत हो रही है कि कंपनी को बचाना है तो लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, बराबर। कम अब करना इसको पड़ेगा। किस तरह से बचाते हैं ना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताता हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर सबसे पहला, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, आपको मालूम है, मैं पहले बता दूंगा आपको। इक्विटी शेयर होल्डर से शुरुआत होगी। सबसे पहला वो क्या बोलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको क्या बोलेगा कि आप कितना देने का है कंपनी को। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देने का है? 4 लाख देने का है। तो उससे डिस्कशन करेंगे कि आप भाई कितनी लाइबिलिटी कम कर सकते हैं, बोलो। तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है, 3 लाख बोल सकता है, 2 लाख बोल सकता है, या वो बोल सकता है कि भाई 50% कम कर दो, मुझे कितना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख चाहिए। इसका मतलब उसने कितना माफ कर दिया कंपनी को? 2 लाख। 2 2 लाख लाख। रुपया माफ कर दिया। फिर प्रेफरेंस के पास आएंगे। प्रेफरेंस को क्या बोलेंगे, भाई आप कितना माफ कर सकते हो कंपनी को, कि भाई इतना पैसा हम लोग क्या करेंगे, माफ कर देंगे। कितना माफ किया उसने? एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसने भी क्या बोला, भाई 3 लाख ने एक काम करो आप, हाँ कितने, 50,000 भी बोल सकता है या नहीं भी बोल सकता, उसकी मर्जी है। देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लोग स्माइल करे और कुछ लोग गुस्से में भी बैठे। मतलब हाँ। कुछ लोग खुशी खुशी क्या करेंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे। क्योंकि देखो क्या होता है मालूम है क्या, जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा ना, जिसको समझो 5 लाख मिलने वाला है, और 5 लाख अगर समझो नहीं मिल रहा है, वो बोलेगा चलो मैं 2 माफ कर देता हूँ, 3 तो लेके जाऊँ साथ में मेरे। बात समझ में आ रही है? अगर मैं 5 नहीं माफ करूंगा, हाँ। या उसमें से कुछ भी माफ नहीं करूंगा, या 3 भी माफ नहीं करूंगा, या 2 भी माफ नहीं करूंगा, तो मुझे पूरा 5 लाख रुपया भूलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी डूब गई तो फिर एक को भी कुछ भी रुपया मिलने वाला नहीं है। इसके लिए वो लोग मान जाते हैं कम करने के लिए। इतना आसान नहीं है प्रोसीजर, समझ में आ रहा है? कोर्ट के पास जाके भी हमें क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, बराबर ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले BIFR के पास जाता है, वहां से फिर आ जाएगा कोर्ट जाएगा, उसके बाद मीटिंग बिठाएगा, और फिर ये क्या करेंगे कि स्कीम बनाएंगे। स्कीम बनने जा रही है, तो आपके सामने कैसी स्कीम बन रही है। इक्विटी शेयर होल्डर ने एग्जांपल के तौर पे बोला भाई कितना माफ कर देता हूँ मैं, 2 लाख माफ कर देता हूँ, और मुझे कितना देना अभी तुम लाइबिलिटी के तौर पे? 2 लाख रुपया मेरा रखना तुम्हारे पास, मैं लूंगा कभी भी। इसने कितना माफ कर दिया? 1 लाख। इसकी लाइबिलिटी कितनी बन रही है? 2 लाख की। डेबिंचर कितना बोल रहा है, भाई मेरे को 3 दे देना, लेकिन चलो मैं 2 माफ कर देता हूँ, लेकिन मैं 3 तो लेके ही जाऊंगा,
बराबर है ना। क्रेडिटर कितना बोल रहे हैं, मेरा कितना माफ कर दो, 3 लाख। 3 लाख माफ कर दो। मेरी लाइबिलिटी कितना रखना, मैं 4 लाख तो लेके जाऊंगा आप लोगों से, बराबर है। और जिसकी मर्जी है बिल्स पेबल गुस्से में बोलता मेरे को भाई मैं 2 लाख है, मैं उसमें क्या माफ करूं, मैंने माफ करूंगा, मेरे को चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो मेरे को मत दो, चलेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, चाहिए तो पूरा चाहिए नहीं तो मत दो, बराबर है। लेकिन अगर कंपनी डूब हाँ, गई तो बताओ बिल्स पेबल को कुछ भी मिलेगा क्या, नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा। बराबर है ना। हाँ चलो मुझे बताओ कि इक्विटी शेयर होल्डर में हम लोग को कितने का प्रॉफिट हो गया, 4 लाख देने का था, तो उसने 2 लाख माफ दो। कर दिया, तो 2 लाख हम लोगों को क्या हो गया, फायदा हो गया। अच्छा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हम लोगों को कितने का फायदा हो गया, 1 लाख। 1 लाख वन का। लाख डेबेंचर होल्डर में कितने का फायदा हो गया, 2 लाख का। वेरी गुड। क्रेडिटर में हम लोगों को कितने लाख का फायदा हो गया, 3 लाख। 3 लाख का। अच्छा ये सारे प्रॉफिट के जोड़ के बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है हम लोग के पास, 8 लाख। बराबर ना। 8। वेरी गुड, 8 लाख का प्रॉफिट है, देखो मैंने ग्रीन में लिखा है इसके लिए। मुझे बताओ कंपनी क्या करेगा मालूम है कि यहाँ से लाइबिलिटी कम किया, उसको कुछ प्रॉफिट मिल गया, कुछ प्रॉफिट मिल गया, उसने रिजर्व में ट्रांसफर किया, रिजर्व में ट्रांसफर करके क्या करेगा पता, वो लोग ये जो गुडविल है यहाँ से उसको हटाएगा, राइट ऑफ करेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर एक बोझ है, क्योंकि कभी ना तो कभी उसको राइट ऑफ करना है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी क्या करेगा, उसको वो राइट ऑफ करेगा। देखो 8 लाख रुपया था, हम लोग ने कितना लाख रुपए का इस्तेमाल कर लिया, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए 7। कितना इस्तेमाल कर लिया, 1 लाख, पेनल को राइट ऑफ करने के लिए कितना इस्तेमाल कर लिया, 6 लाख 6 रुपया, लाख। बराबर है ना। 6 लाख मुझे बताओ 8 लाख में से 7 लाख रुपए का इस्तेमाल कर लिया, कितना बचा, 1 लाख। 1 लाख एक रुपया लाख बचा। अभी देखो पहले आप बैलेंस शीट को अच्छे से गौर से देखो बेटा, मैंने कैसे बनाया है, स्लाइड चेंज हो रहा है आपके सामने। इक्विटी शेयर होल्डर का कितना था, 2, तो हम लोग ने यहाँ 2 लिख दिया। प्रेफरेंस का कितना था, 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख दिया। डेबेंचर होल्डर का कितना था, 5 था, लेकिन अभी कितना हो गया, यहाँ 3 हो गया। क्रेडिटर का कितना था, 7 था, तो हम लोग ने 4 ले दिया, क्योंकि उसने कितना माफ कर दिया, बराबर है ना। बात समझ में आ रही क्या। बिल्स पेबल का कितना था, 2, देखो उसने क्योंकि माफी नहीं की तो यहाँ पे भी 2 है। बात समझ में आ गई यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे देखो हम लोग ने बैलेंस शीट को रिवाइज किया, बराबर है ना, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग, वापस से दोबारा बना रहे हैं। तो बताओ गुडविल और पीएनएल अकाउंट क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि हम लोग ने उसको क्या कर दिया, हाँ। वो 8 लाख से हम लोग ने क्या किया, उसको राइट ऑफ कर दिया। और कितना लाख रुपया बचा था हम लोग के पास, 1 लाख बचा था। तो 1 लाख रुपए को कैपिटल रिजर्व में रखेंगे और यहाँ से कंपनी की नई शुरुआत करेंगे। बात समझ में आ गई। तो कंपनी को किस तरह से मरने से बचाया जाता है आपको समझ में आ रही है। अगर उसको सही वक्त पे इलाज कर दिया गया तो बेटा कंपनी बच सकती है, नहीं तो फिर उसका हाल किंगफिशर जैसा होगा, बराबर ना। अगर उसको भी सही वक्त हाँ। पे हम लोग बचा लेते, तब बैठ के मीटिंग करते, बीआईएफआर के पास जाते और सब हम लोग डिस्कशन करते, लाइबिलिटी होल्डर को बुलाते और कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश करते, और कुछ समझ में आ रही है ना, क्योंकि इतने सारे उन लोग के पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह हो गए थे, लॉस पे लॉस होते जा रहा था, सैलरी नहीं दे रहे थे, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो उसको भी इस तरह से बचाया जा सकता था, लेकिन उसका वक्त पे इलाज नहीं हुआ। इसके लिए कंपनी क्या हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। मुझे बताओ हम लोग ने कंपनी नहीं बनाई या इसी को ठीक ठाक किया, कंस्ट्रक्ट किया या इसी रिकंस्ट्रक्ट किया, को ये ठीक बताओ। किया। ठीक किया इसी को। ठीक ठाक किया। हाँ रिकंस्ट्रक्ट किया ना बेटा, कंस्ट्रक्ट नहीं किया हम लोग ने, क्या अच्छा हम लोग ने किसी दूसरी कंपनी को बुलाई क्या, रिलायंस से मदद ली क्या, नहीं। हाँ किसी और कंपनी वाले को बुलाया क्या मदद करने के लिए, या वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया क्या, या आईएमएफ से पैसा लिया क्या, इंटरनेशनल कहीं से भी पैसा लिया क्या हम लोग ने, नहीं ना। हम लोग नहीं। ने क्या किया, इंटरनली मैटर को सॉल्व किया ना बैठ के सब लोग ने। बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा ये गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, बंद होने से बचाना चाहिए। देखो कंपनी बंद होने के ना बहुत नुकसान है, जो पैसा लगाया वो तो डूबेगा ही, ऊपर से कंपनी बंद होने के बाद हजारों लाखों अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। वैसे इंडिया में क्या है, किसका प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, और कंपनी बंद होने लगी है ऐसा धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो क्या होगा फिर, अनएम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो कंपनी को क्या करे, बंद होने से बचाए। इसके लिए वो भी अप्रूवल दे देता है उसकी हालत देख करके। बात समझ में आ रही ना, पक्का। हम लोग ने इसको इंटरनली बैठ के रिकंस्ट्रक्ट किया। इसके लिए हमारे नए चैप्टर का नाम क्या है बच्चा लोग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पूरा मतलब आपको मैंने डिटेल में जाके बता दिया कि कंपनी की हालत को सुधारते हम लोग किस तरह से बचाते, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दिया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए बच्चे लोग। इस चैप्टर का जो थ्योरी आपको पता है ना, कहाँ से जाके लिखना है बच्चा लोग, हाँ, कहाँ से बोलो, वेबसाइट से। कौन सी वेबसाइट, नाम बोलो। स्माइल क्लासेस। हाँ .blogspot.com, ये हमारा ब्लॉग है क्लासेस। हाँ। देखो आपको मिल गया। कौन चलो से कौन, सब्जेक्ट का है ये?
देखो कौन से सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा, ऐसा आधे लेक्चर से आएंगे तो बेटा ऐसे ही रहेगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। चलो समीरा पढ़ लो बेटा। ओके सर, हाँ, स्टार्ट करूँ सर? यस यस यस, Internal reconstruction. वेरी गुड। Internal reconstruction means reduction of capital, decrease the value of assets, सुनो, and heavy रिडक्शन, accumulated losses. रिडक्शन ऑफ कैपिटल का मतलब हम लोग ने कैपिटल को क्या किया, रिड्यूस किया, बराबर है ना। शेयर कैपिटल को कम कर दिया, प्रेफरेंस शेयर को कम कर दिया, इसके लिए बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, देखो असेट्स का वैल्यू गायब कर दिया ना, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह गायब किया कि नहीं किया, किया, तो हाँ, उसे डिक्रीज करना, बराबर है ना। हैवी एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो असेट साइड में पड़ा होता है, जो कंपनी का लॉस होता है, बराबर है। चलो और बार पढ़िए आगे। compel the director to go for internal reconstruction in मजबूरी में order उसको to क्या put the करना पड़ता है, company. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, डायरेक्टर को जाना पड़ता है कंपलसरी, काहे के लिए, कंपनी का बचाने के लिए, उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़िए। In order to put the company on a strong financial position. Reduction of capital is unlawful, illegal, except when it is sanctioned by the court of law. आप अपनी मर्जी से बैठ के ऐसा किसी से पैसा माफ करवा सकते हैं क्या? क्या आपको कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ, परमिशन लेनी वो पड़ेगी। इलीगल हो जाएगा बेटा, अगर वैसा करेंगे तो हम लोग कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। अच्छा, अभी क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने का पर्पज और मकसद क्या होता है कि जो इंटेंजिबल एसेट्स है और जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स है उसको क्या करना है, कंपलसरी राइट ऑफ करना है, उसको कैंसिल करना है, खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। बात समझ में आ गई क्या? तो लास्ट सेंटेंस पढ़ो। In case of internal reconstruction, every company has to write off, cancel intangible assets and fictitious assets compulsory. कंपलसरीली अपने को राइट ऑफ करना है, इसके लिए तो आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया बेटा। चलो बच्चे लोग, किसको क्या डाउट है पूछिए। फिर ये जो जर्नल एंट्रीज है वगैरह वगैरह आप लोग जो है वेबसाइट से जाके लिख लेना। इमरान देख के डरो मत बेटा, ये सिर्फ आधी जर्नल एंट्री मैंने अभी बताया यहाँ पर, बाद में मैं और बताऊँ आपको पढ़ाते पढ़ाते। 25 कुछ है, 24-25।